Assalamu alaikum dear students, I am your physics teacher Dr. Faiz Alam. We are studying nuclear physics course in which we have started unit number 6 of nuclear physics, which is associated with radioactive decay or radioactive disintegration. In today's lecture, we are going to start beta decay process or beta emission from nucleus, under which condition a beta particle like electron or positron is emitted out from the nucleus, and what will be the energy carried by beta particle, under which circumstances beta particle may emitted out from any radioactive nuclei. तो बीटा डिके या बीटा एमिशन के प्रोसेस को समझने के लिए पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं, बल्कि एक स्टैंडर्ड कंडीशन लिखते हैं कि किस कंडीशन पे बीटा पार्टिकल एमिट होता है, और फिर इसको आगे डिस्कस करते हैं। बेसिकली 1927 में पाली एक साइंटिस्ट था, उसने बीटा एमिशन के प्रोसेस को इनिशिएट किया, या आप कह सकते हैं कि ही वाज द पायनियर टू एक्सप्लेन बीटा एमिशन प्रोसेस फ्रॉम रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई। अगर हमारे पास कोई न्यूक्लियाई है एक्स जिसका मास नंबर ए और चार्ज नंबर जेड है, जब ये बीटा पार्टिकल बीटा नेगेटिव रेज से इलेक्ट्रॉन एमिशन या बीटा नेगेटिव पार्टिकल को एमिट करता है ये रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई, तो जो डॉटर न्यूक्लियस होगा उसका चार्ज नंबर 1 टाइम इंक्रीज हो जाएगा और मास एज इट इज़ रहेगा। चार्ज नंबर 1 टाइम इंक्रीज होने से मुराद ये है कि उस न्यूक्लियस में प्रोटॉन डेंसिटी 1 टाइम इंक्रीज हो रही है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन पेरेंट्स के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन की निस्बत 1 टाइम क्या हो गए हैं, इंक्रीज हो गए हैं। साथ ही पाली हमें एक एग्जांपल दे के आंसर दे रहा है कि पोटाशियम 9040 जब ये बीटा नेगेटिव रेज एमिट करता है, तो देखें पोटाशियम पेरेंट्स है तो इसका डॉटर क्या होगा, कैल्शियम, तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या हो गया 20, तो पेरेंट्स का 19 था और ये क्या हो गया 20। एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने से मुराद ये है कि प्रोटॉन 1 टाइम इंक्रीज हो गए हैं। तो अगर प्रोटॉन 1 टाइम इंक्रीज हो गए हैं तो सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज कॉल्ड मास नंबर, लेकिन मास नंबर एज इट इज़ है, इधर 40 है इधर भी 40 है। और जनरल रिएक्शन में देखें मास नंबर पेरेंट्स का ए था तो डॉटर का भी क्या है, ए है, यानी मास में नंबर में कोई चेंज नहीं आ रही है, प्रोटॉन नंबर 1 टाइम इंक्रीज हो रहा है। दिस इज बीटा नेगेटिव एमिशन। और इसका जो दूसरा प्रोसेस है बीटा पॉजिटिव रेज, उसमें रिवर्स काम हो जाएगा। अगर न्यूक्लियाई एक्स है, मास नंबर ए, चार्ज नंबर जेड, तो जो डॉटर न्यूक्लियस होगा उसका चार्ज नंबर -1 हो जाएगा, Z-1, यानी 1 टाइम डिक्रीज हो जाएगा, प्रोटॉन कम हो गए हैं। और अब इलेक्ट्रॉन एमिशन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन एमिशन होगा, वो मैं नीचे एग्जांपल में बताऊंगा आपको। लेकिन पाली के इस रिएक्शन में एक प्रॉब्लम ये था, क्योंकि ये एक न्यूक्लियर रिएक्शन है, स्पॉन्टेनियस न्यूक्लियर रिएक्शन, तो मैंने आपको बताया था कि कंजर्वेशन लॉज मस्ट बी कंजर्व ड्यूरिंग एनी न्यूक्लियर रिएक्शन प्रोसेस। तो पाली के रिएक्शन में सबसे मेन ड्रॉबैक ये था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एप्लीकेबल नहीं थी, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को इस तरह एप्लीकेबल होना चाहिए कि जो पेरेंट्स है, लेट्स सपोज एक्स ए जेड, जो कि हमारे पास ये पोटाशियम है, रेस्ट मास एनर्जी ऑफ पेरेंट्स शुड बी इक्वल टू रेस्ट मास एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई एलॉन्ग विद एमिटेड पार्टिकल। तो ये देखा गया कि जो डॉटर न्यूक्लियस था वो उसकी रेस्ट मास एनर्जी और एमिटेड पार्टिकल इलेक्ट्रॉन इसकी रेस्ट मास एनर्जी का सम करें तो आंसर इक्वल होना चाहिए रेस्ट मास एनर्जी ऑफ पेरेंट्स न्यूक्लियस। लेकिन सम ऑफ द रेस्ट मास एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई एलॉन्ग विद एमिटेड पार्टिकल इज फाउंड टू बी स्लाइटली लेस देन रेस्ट मास एनर्जी ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस, यानी राइट साइड पे जो रेस्ट मास एनर्जी का सम था डॉटर न्यूक्लियस और एमिटेड पार्टिकल का, इन दोनों की रेस्ट मास एनर्जी का सम लेस आया, कम आया, एज कंपेयर टू रेस्ट मास एनर्जी ऑफ पेरेंट। वेयर डज द मिसिंग एनर्जी, विच पार्टिकल कैरीड ऑफ द मिसिंग एनर्जी, ये क्वेश्चन 6 to 7 ईयर्स पेंडिंग पड़ा रहा। किसी ने इस क्वेश्चन को हाईलाइट नहीं किया और ना ही इसके सोल्यूशन की तरफ गया। 1934 में फर्मी एक साइंटिस्ट था, फर्मी ने आके इस चीज़ को
एक्सपेरिमेंटली और थ्योरेटिकली एक्सप्लेन किया। लेकिन पाली अपने रिएक्शन में जाते जाते एक बात की इंडिकेशन कर गया कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वायलेट हो रहा है, ये इस वजह से वायलेट हो रहा है कि ड्यूरिंग बीटा डिके प्रोसेस या बीटा एमिशन प्रोसेस सम अनदर पार्टिकल इज आल्सो एमिटेड आउट, कि एक और पार्टिकल है वो भी एमिट हो रहा है, लेकिन उसने उसकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन नहीं किया कि वो एमिटेड पार्टिकल क्या है। तो बहरहाल बीटा एमिशन के साथ आप सुन लें, ये फर्मी कह रहा है, बल्कि पाली ने भी हल्का सा इशारा दे ही दिया था, फर्मी ने जाके उसको कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया कि जो एमिटेड पार्टिकल है जिसकी वजह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वायलेट हो रहा है और जो एनर्जी डिफरेंस आ रहा है, थोड़ा सा मैंने कहा है ना, वेयर डज द मिसिंग एनर्जी, तो वो जो एमिटेड पार्टिकल है वो उस मिसिंग एनर्जी को कैरी ऑफ करके ले जा रहा है। दैट एमिटेड पार्टिकल इज गिवन द नेम न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो एनर्जी पार्टिकल है जिसकी मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ जो है ना एक्सप्लेन की गई हैं बाद में। तो अब अगर मैं न्यूट्रिनो को कंसिडर करता हूँ, इसका सिंबल है न्यू, एक प्रोसेस में न्यूट्रिनो एमिट होगा और दूसरे में उसका एंटी पार्टिकल एंटी न्यूट्रिनो म्यू बार जो है। तो अब कंप्लीट बीटा डिके प्रोसेस क्या होगा, तो इस चीज़ को समझे ज़रा। कंप्लीट बीटा डिके प्रोसेस, पहला मैंने लिखा है बीटा नेगेटिव डिके, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन एमिशन। तो बेसिकली फर्मी ये कहता है कि अभी मैंने आपको कहा ना कि मास नंबर में कोई चेंज नहीं आ रही, चार्ज नंबर इंक्रीज या डिक्रीज होता है। तो फर्मी ये कहता है कि बीटा एमिशन बेसिकली इज़ द डिके ऑफ न्यूट्रॉन इनटू प्रोटॉन और प्रोटॉन इनटू न्यूट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, कि एटम के न्यूक्लियस में जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में डिके हो जाए या प्रोटॉन न्यूट्रॉन में डिके हो जाए, ट्रांसफॉर्मेशन इनकी हो जाए, उस वक़्त बीटा डिके का प्रोसेस प्रोड्यूस्ड होता है या उस वक़्त बीटा पार्टिकल की बर्थ होती है। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, ये अच्छी तरह जहन में रख लें कि बीटा नेगेटिव और बीटा पॉजिटिव न्यूक्लियस के अंदर इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं लाइक न्यूक्लियंस, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तरह इनकी अपनी इंडिपेंडेंट हैसियत नहीं है कि किसी ऑर्बिट में किसी पार्टिकुलर एनर्जी स्टेट में मूव कर रहे होंगे। जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में या प्रोटॉन न्यूट्रॉन में ट्रांसफॉर्म होता है, उस वक़्त बीटा पार्टिकल की बर्थ स्टार्ट होती है। और ये भी जहन में रख लें, जिस न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन डेंसिटी या इनकी रेशो सेम नहीं रहती, प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन रेशो या न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो, आइदर किसी न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉनों से एक्सीड कर जाएं या न्यूट्रॉन प्रोटॉनों से एक्सीड कर जाएं, वो न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाएगा। सिमेट्रिक डिवीजन ना हो, जहाँ पर सिमेट्रिक डिवीजन नहीं होगी, एसिमेट्रिक बिहेवियर आएगा, नॉन सिमेट्रिक बिहेवियर आएगा, वहाँ से वो न्यूक्लियस अनस्टेबल होगा और डिके करना स्टार्ट कर देगा और बीटा पार्टिकल एज ए रिजल्ट एमिट आउट होंगे। अब देखना ये है कि इलेक्ट्रॉन एमिशन क्या चीज़ है, ये मैं आपको तरीका भी दिखाऊंगा कि इसको याद कैसे करना है। कंप्लीट बीटा डिके प्रोसेस, बीटा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एमिशन देखें, न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोटॉन में, तो एज ए रिजल्ट क्या हो रहा है, बीटा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एमिशन और न्यू बार, वे न्यू बार इज एंटी न्यूट्रिनो। ये बार सिंबल है, याद रखना आसान है कि बीटा के ऊपर देखिए आपने बार डाली हुई है नेगेटिव, तो आगे न्यू इसके ऊपर भी बार, ये रट्टा लगा लें, आप लोग को याद रहेगा जो है। तो इसमें क्या पता चला, न्यूट्रॉन किस में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, प्रोटॉन में। तो बीटा नेगेटिव या इलेक्ट्रॉन एमिशन क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन एमिशन फ्रॉम द न्यूक्लियाई ऑफ सर्टेन एलिमेंट बेसिकली डिके ऑफ न्यूट्रॉन इनटू प्रोटॉन। अब जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में डिके होगा तो अब प्रोटॉन वन टाइम क्या हो गया, इंक्रीज, तो चार्ज नंबर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन मास नंबर क्यों रिमेन सेम रहेगा, एक न्यूट्रॉन कम हो गया और एक प्रोटॉन ज़्यादा हो गया। लेट्स सपोज डिके होने से पहले प्रोटॉन थे 10, प्रोटॉन थे 10 और न्यूट्रॉन भी क्या थे 10, तो 10 + 10 20। अब जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में डिके होगा, न्यूट्रॉन का स्टेटस चेंज हो गया ना, प्रोटॉन बन गया, प्रोटॉन बढ़ के 11 हो गए और न्यूट्रॉन कम हो के 9 हो गए, 11 + 9 क्या होगा 20। तो मास नंबर में कोई चेंज नहीं आएगी, सिर्फ चार्ज डेंसिटी जो है ना वो चेंज हो जाएगी। तो ये मैंने साथ ही लिखा है, देखें इसको मैंने लिखा है कि डिके ऑफ न्यूट्रॉन इनटू प्रोटॉन, न्यूक्लियाई है x, मास नंबर है, चार्ज नंबर z, तो जो डॉटर न्यूक्लियस होगा उसका चार्ज नंबर क्या हो रहा है +1, मास नंबर सेम है और साथ में क्या हो रहा है
बीटा नेगेटिव और साथ में क्या है, एंटी न्यूट्रिनो। तो अब आपके जहन में ये इल्म हो जाना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन एमिशन क्या चीज़ है, डिके ऑफ न्यूट्रॉन इनटू प्रोटॉन। अब नीचे इसका रिवर्स प्रोसेस है, मैं एग्जांपल बहुत सारी आपको समझाऊंगा। बीटा पॉजिटिव डिके, पॉजिट्रॉन एमिशन। देखिए पॉजिट्रॉन एमिशन, इसको रटा इस तरह लगाना है, डिके ऑफ प्रोटॉन इनटू न्यूट्रॉन। प्रोटॉन जब न्यूट्रॉन में डिके होता है तो क्या एमिशन होती है, पॉजिट्रॉन, एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में डिके हो रहा है तो चार्ज नंबर क्या हो जाएगा, -1। तो देखें जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है तो बीटा पॉजिटिव और साथ में न्यूट्रिनो, ये बार नहीं है, ये म्यू सिंबल है, तो म्यू सिंबल न्यूट्रिनो का है। साथ ही देखें रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई X है, XAZ, तो चार्ज नंबर क्या हो जाएगा, Z-1 प्लस बीटा पॉजिटिव रेज और न्यूट्रिनो। तो ये मैंने लिखा है न्यू न्यूट्रिनो और न्यू बार एंटी न्यूट्रिनो है। अब ये जो न्यूट्रिनो है जिसने मिसिंग एनर्जी कैरी कर ली थी, अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ जाते हैं तो इसका मास जो है, रेस्ट मास कैलकुलेट किया गया, म्यू इज़ द रेस्ट मास ऑफ न्यूट्रिनो, याद रख लो। तो इसका मास आया 0.003 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और मोस्ट एक्यूरेट एक्सपेरिमेंट से बाद में दोबारा एक्सपेरिमेंट किया गया तो न्यूट्रिनो का रेस्ट मास आया 0.001 टाइम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी अब आप यहाँ से ज़रा गौर से देखें, इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी लाइटेस्ट पार्टिकल है, सबसे लाइटेस्ट पार्टिकल जो है एलिमेंट्री पार्टिकल, प्योरेस्ट एलिमेंट्री पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स नहीं है, यानी उसकी कंपोजिशन में मज़ीद ना कोई क्वार्क्स है ना कोई एंटी क्वार्क्स है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन की तो कंपोजिशन में क्वार्क्स हैं, 3 क्वार्क्स हैं प्रोटॉन में भी और न्यूट्रॉन में भी, लेकिन इलेक्ट्रॉन की कंपोजिशन में कोई अब तक अप टिल नाउ कोई क्वार्क्स, एंटी क्वार्क्स या कोई उसकी कंपोजिट पार्टिकल डिस्कवर नहीं हुआ है, इसलिए इसको प्योरेस्ट एलिमेंट्री पार्टिकल कहते हैं। तो न्यूट्रिनो का मास इलेक्ट्रॉन के मास से भी क्या आ रहा है, देखें डेसिमल पॉइंट में है, लेस आ रहा है। अगर मैं डेसिमल पॉइंट को रिमूव करता हूँ तो ये कितना कम आएगा, पॉइंट की जगह 1 और आगे 3 जीरो लगा दें, 1/1000 टाइम, यानी 1000 टाइम इलेक्ट्रॉनिक मास के मुकाबले में न्यूट्रिनो का मास क्या है, कम है। इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम इसके मास को नियरली इक्वल टू 0 ले लिया जाता है। ये बहुत कम लिटरेचर में इस बात को समझें। अगर रेस्ट मास ऑफ न्यूट्रिनो नियरली इक्वल टू 0 है देन इट इज़ कॉल्ड एनर्जी पार्टिकल, इट इज़ नॉट अ मटीरियल पार्टिकल। ये मटेरियल पार्टिकल नहीं है, बल्कि हम इसको किस कैटेगरी में रखेंगे, एनर्जी पार्टिकल में। और इसकी स्पिन हाफ एच कट है, तो ये फर्मियान्स फैमिली में लाई करता है, क्योंकि फर्मियान्स फैमिली में स्टैंडर्ड ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल में जितने भी फर्मियान्स हैं उनकी स्पिन क्या होती है, हाफ एच कट। यानी इसका वेव फंक्शन जो है हाफ रोटेशन के बाद अपनी सिमिट्री को क्या करेगा, रिपीट करेगा। और 1956 में, ये मैं हल्का सा बता देता हूँ, कॉन एंड रेनिस 2 साइंटिस्ट थे, इन दोनों ने न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो को एक्सपेरिमेंटली डिस्कवर कर लिया जब इन्होंने न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो को प्रोटॉनिक मैटर के साथ इंटरैक्ट करवाया। यानी एक ऐसा मैटर लिया जिसमें प्रोटॉन डेंसिटी क्या थी, ज़्यादा थी, ग्रेटर अमाउंट में थी, उसमें न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो को फाल किया। ये रिएक्शन था, देखें न्यू बार, एंटी न्यूट्रिनो प्रोटॉन से रिएक्ट करता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, न्यूट्रॉन प्लस बीटा पार्टिकल में। तो दिस इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ बीटा डिके बेसिकली। तो इस तरह उन्होंने एक्सपेरिमेंटली डिस्कवर कर लिया। ये बाद में हम देखेंगे आने वाले लेक्चर में, सिर्फ आप याद रख लो। अब क्वेश्चन ये है कि जो एनर्जी है, क्योंकि बीटा पार्टिकल जब एमिट होता है न्यूक्लियस से, जिस तरह अल्फा डिके में हमने कहा डिसइंटीग्रेशन एनर्जी, तो बीटा पार्टिकल जब न्यूक्लियस से एमिट होगा तो एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे। एक तो मास डेफिशिएंट मेथड, बहुत सिंपल, देखें मास ऑफ पेरेंट्स माइनस मास ऑफ डॉटर माइनस मास ऑफ न्यूट्रिनो, म्यू इज द मास ऑफ न्यूट्रिनो इनटू सी स्क्वायर, दिस इज डेल एम सी स्क्वायर। तो ये ब्रैकेट टर्म क्या आ रहा है, मास डेफिशिएंट डेल्टा एम। इसमें पेरेंट्स का मास उसमें से माइनस कर दें, डॉटर का मास और न्यूट्रिनो का मास। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मास नहीं लिया गया, आगे मैं चल के बताता हूँ। इलेक्ट्रॉन का मास भी इसमें शामिल किया गया था क्योंकि वो बहुत लाइट पार्टिकल है। ये इनिशियल स्टेट क्या था। अब जो वेलोसिटी है बीटा पार्टिकल की, जब न्यूक्लियस से बीटा पार्टिकल एमिट होता है तो वो डिफरेंट वेलोसिटी कैरी करता है, जिसकी वजह से उसकी एनर्जी होती है। तो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ बीटा पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड along the
डायरेक्शन नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बीटा पार्टिकल, यानी जिस डायरेक्शन में बीटा पार्टिकल एमिट हो रहा है उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की गई। और आप जानते हैं बीटा नेगेटिव और बीटा पॉजिटिव दोनों चार्ज नेचर रखते हैं, और जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड से गुजरता है तो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट होती है और वो सर्कुलर ट्रेजेक्टरी में बेंड हो जाता है, तो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी। तो आपके पास मैग्नेटिक फोर्स EVB इक्वल टू mv²/r, v से कैंसिल होगा, ये r उस तरफ ले जाएं, EBR इक्वल टू mv, तो v कैलकुलेट करें तो ये जो m है ये डिवाइड हो जाएगा, तो v इक्वल टू EBR/m। इस तरह इक्वेशन 1 की मदद से हम वेलोसिटी ऑफ डिफरेंट एमिटेड बीटा पार्टिकल फ्रॉम डिफरेंट रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, एक ही पेरेंट न्यूक्लियस से जब बीटा पार्टिकल एमिट होता है तो एक ही पेरेंट न्यूक्लियस से एमिटेड बीटा पार्टिकल की एनर्जी डिफरेंट होती है, एनर्जी स्पेक्ट्रम उसका डिफरेंट है। वो एनर्जी स्पेक्ट्रम जो है मैंने इस तरफ बनाया है कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, एक तो मैंने आपको एनर्जी कैलकुलेट करने का मास डिफरेंस मेथड बताया, दूसरा मेथड इधर देखें, एनर्जी मैक्सिमम एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल, एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल प्लस एनर्जी ऑफ न्यूट्रिनो। अब इसमें मैंने डॉटर की एनर्जी निकाल दी है, दिस इज काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि एक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी टर्म्स होता है और एक इन टर्म्स ऑफ मास डिफरेंस। देखिए एक्चुअल है Q वैल्यू, डिसइंटीग्रेशन एनर्जी और टोटल एनर्जी E, ये किसकी इक्वल है, एनर्जी ऑफ डॉटर प्लस एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल प्लस एनर्जी ऑफ न्यूट्रिनो। यहाँ पर देखें डॉटर, यहाँ पर डॉटर आपके पास ये YZ+1 प्लस बीटा पार्टिकल, लेकिन मैंने कहा था ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वायलेट हो रहा है, तो साथ में क्या शामिल करेंगे, न्यूट्रिनो, इन तीनों का सम। लेकिन डॉटर बेसिकली हैवियर पार्टिकल है, ये ट्रांसमुटेशन होता है, इसकी जो एनर्जी है इसकी वेलोसिटी बहुत निग्लिजिबल होती है, मूव जब करता है तो इसकी एनर्जी को ऑलमोस्ट क्या लिया गया है, 0। तो ज़्यादातर जो मैक्सिमम एनर्जी स्पेक्ट्रम है वो क्या आ रहा है, एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल प्लस एनर्जी ऑफ न्यूट्रिनो। तो आपने ये याद रखना है, इन दोनों का सम आ रहा है। अब यहाँ पर इस स्पेक्ट्रम को समझने के लिए मैं पहले एग्जांपल करता हूँ, फिर इस स्पेक्ट्रम को समझते हैं। स्पेक्ट्रम की शेप ये बता रही है कि जब बीटा पार्टिकल डिफरेंट रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई से एमिट होगा तो लाइक अल्फा एमिशन उसकी एनर्जी डिस्क्रीट होगी या समथिंग एल्स होगा। क्या बता रहा है ये स्पेक्ट्रम? ये स्पेक्ट्रम कैसा है? वाई एक्सिस के लॉन्ग नंबर डेंसिटी है, तादाद है, और एक्स एक्सिस के लॉन्ग एनर्जी है, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम है, यानी इसकी डिस्क्रीट वैल्यूज नहीं है। तो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम ये बता रहा है कि सिंगल पेरेंट न्यूक्लियस से जब बीटा पार्टिकल एमिट होता है तो उसकी एनर्जी वेरी करती है। और ये मैंने डैश लाइंस कुछ बनाई हुई हैं, डैश लाइन यहाँ पर पीक सी बनाई हुई है, ये मुख्तलिफ इस स्पेक्ट्रम के ऊपर। ये क्या चीज़ है? बहुत कम लिटरेचर में इसको एक्सप्लेन किया गया है। इसकी एक्सप्लेनेशन भी हम लोग लेते हैं इन एग्जाम्पल के बाद। अब एग्जाम्पल बहुत ही इंटरेस्टेड है और इनको समझें। आपके सामने दो रिएक्शन आ गए, तो जो दे मेरी तरफ जो है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में डिके होता है तो चार्ज नंबर क्या हो जाएगा, +1। बात को जहन में रखना है। और साथ में क्या होगा, बीटा नेगेटिव और एंटी न्यूट्रिनो। पहला रिएक्शन इसके ऊपर एग्जांपल, कल मैंने बताया था कि जो रदरफोर्ड ने नेचर ऑफ एमिटेड रेडिएशन अल्फा और बीटा पार्टिकल फाइंड किया था, उसने एक सैंपल लिया था, रेडियोएक्टिव सैंपल। उस सैंपल में उसने कहा था कि लेट्स सपोज ये यूरानियम का सैंपल है जिसके अंदर डिफरेंट न्यूक्लियाई हैं ये, और ये मिलियन ट्रिलियंथ में है। एक यूरानियम न्यूक्लियस डिके होता है अल्फा पार्टिकल में, लेट्स सपोज वो ये वाला है, ये मैं डॉट सर्कल ऐसे करता हूँ, ये डिके हो गया किस में, अल्फा एमिशन में। ये यूरानियम का न्यूक्लियस है, याद रख लो। तो जब ये अल्फा में डिके होगा, बाकी इसके बहन भाई मौजूद हैं साथ सराउंडिंग एरिया में, यानी ऑल अदर यूरानियम न्यूक्लियाई मौजूद हैं। एक यूरानियम न्यूक्लियस डिके हो गया, मैंने दोबारा ये एग्जांपल लिखी है। जब यूरानियम अल्फा पार्टिकल में डिके होता है तो यूरानियम का एटॉमिक नंबर 92, मास नंबर 238। अल्फा पार्टिकल हीलियम 2 4, हीलियम एटम का न्यूक्लियस है, प्रोटॉन 2 और मास नंबर 4। तो जो डॉटर न्यूक्लियस बनेगा उसका मास 4 टाइम डिक्रीज होगा, चार्ज 2 टाइम डिक्रीज। तो देखें यूरानियम का चार्ज 92 था, ये पेरेंट्स था, तो डॉटर क्या बन गई 90, और मास नंबर 238 था, कम होके क्या बन गया 234। तो इट मीन यूरानियम के डिके होने से जो डॉटर बन रही है वो थोरियम है,
अब थोरियम अनस्टेबल है। अब यहां पर इस सैंपल में ये यूरानियम नहीं रही, ये ट्रांसम्यूटेट होके किस में कन्वर्ट होगी, थोरियम में। अब थोरियम क्या करेगी, अनस्टेबल है, तो थोरियम देखें ये बीटा नेगेटिव रेज एमिट करेगी। इस रिएक्शन को देखें, आपको मैंने बताया था कि जब बीटा नेगेटिव रेज एमिट होगा तो बेसिकली न्यूक्लियस में ट्रांसम्यूटेशन क्या हो रही होगी, न्यूट्रॉन डिके हो रहा होगा प्रोटॉन में। जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में डिके हो रहा है तो प्रोटॉन 1 टाइम इंक्रीज हो गया, तो चार्ज नंबर क्या हो जाएगा, +1। तो देखें थोरियम ट्रांसफॉर्म इनटू प्रोकेटेनियम आफ्टर बीटा नेगेटिव इमिशन या इलेक्ट्रॉन इमिशन, और साथ में क्या है, एंटी न्यूट्रिनो और क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो यहां पर देखें पेरेंट्स थोरियम है और डॉटर क्या है, प्रोकेटेनियम है। चार्ज नंबर 1 टाइम इंक्रीज हो गया है, जबकि मास 234 ही है। तो आपको मल्टीपल तरीकों से ये बाज़ औक़ात पब्लिक सर्विस कमीशन में ये एमसीक्यूज़ भी आते हैं। तो अगर आपको मैं यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट दूँ कि डिके ऑफ थोरियम इनटू प्रोकेटेनियम बेसिकली क्या चीज़ है, डिके ऑफ थोरियम इनटू प्रोकेटेनियम बेसिकली डिके ऑफ न्यूट्रॉन इनटू प्रोटॉन, डिके ऑफ न्यूट्रॉन इनटू प्रोटॉन। न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में डिके होना है। देखें जहां आप चार्ज 1 टाइम ग्रेटर देखेंगे ना, तो आपका दिमाग किधर जाना चाहिए, प्रोटॉन ज्यादा हो गया। प्रोटॉन कब ज्यादा हुआ है, जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में डिके हुआ है, जो है ना। अब दूसरी एग्जांपल देखें, अब मैंने लाइट एलिमेंट लिए हैं, लाइट रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिए हैं, आइसोटोप्स नहीं है। आइसोटोप मैंने रेडियोएक्टिविटी के स्टार्ट में कहा था कि ये अनस्टेबल होती हैं। क्यों अनस्टेबल होती हैं, कि इनके न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद सेम नहीं होती, नॉन सिमेट्रिक डिवीजन होती है। और यही सबसे मेन काज है बीटा इमिशन का, कि ऑल न्यूट्रॉन रिच न्यूक्लियाई डिके इनटू इलेक्ट्रॉन इमिशन, न्यूट्रॉन रिच इलेक्ट्रॉन इमिशन, ऑल प्रोटॉन रिच न्यूक्लियाई डिके इनटू पॉजिट्रॉन इमिशन। तो प्रोटॉन के साथ पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन रिच न्यूक्लियाई होंगे, यानी जिन न्यूक्लियस में प्रोटॉन की तादाद ज्यादा होगी वो किस एंड प्रोडक्ट में डिके होंगे, पॉजिट्रॉन इमिशन। और जिन न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन एक्सेस में होंगे वो किस में डिके होंगे, इलेक्ट्रॉन इमिशन में। तो ये अभी आप देख लें, जो है C614 बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये आइसोटोप है, जिससे एज ऑफ द यूनिवर्स कैलकुलेट की गई है। कार्बन डेटिंग जिसे कहती हैं, एज ऑफ किसी भी सैंपल की एज, किसी पुरानी वुडन पीस को आपको मिल गया उसकी एज बता सकते हैं कार्बन डेटिंग के मतलब। तो C614 देखिए किस में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, N714 में। आपको कैसे पता चला ये डिके कैसा है, देखिए कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, 6, तो आगे किस में कन्वर्ट हो गया, नाइट्रोजन। 1 टाइम क्या हो गया, इंक्रीज। तो 1 टाइम इंक्रीज हुआ है, इसमें क्या प्रोसेस हुआ होगा, न्यूट्रॉन डिके हुआ है प्रोटॉन में। तो न्यूट्रॉन डिके क्यों हुआ है, कि ये न्यूट्रॉन रिच न्यूक्लियाई था। देख लें प्रोटॉन कितने हैं, 6, न्यूट्रॉन 14 - 6 8, तो न्यूट्रॉन 8 है, प्रोटॉन क्या हो गया 6। मैंने स्टार्ट में क्या कहा था कि जब ये रेशो सेम नहीं रहती तो न्यूक्लियाई अनस्टेबल होती हैं और बीटा पार्टिकल एमिट करता है। तो ये आपको कार्बन किस में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, नाइट्रोजन में, और इलेक्ट्रॉन एमिशन हो रही है, और साथ में एंटी न्यूट्रिनो। मैंने ये भी तरीका बता दिया कि बीटा के ऊपर ये जो बार बनाएंगे आप लोग ना, न्यूट्रिनो के ऊपर भी बार बनानी है, और बार वाला एंटी न्यूट्रिनो है, साथ क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो हम इसको ज़रा टेक्निकल तरीके से कैसे पढ़ेंगे, कार्बन डिके इनटू न्यूट्रॉन या कार्बन ट्रांसफॉर्म इनटू न्यूट्रॉन आफ्टर इलेक्ट्रॉन इमिशन। बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में डिके हो रहा है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में डिके हो रहा है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में डिके 1 टाइम। आगे देखें, ये जो पाली का रिएक्शन अधूरा रह गया था पोटाशियम वाला, देखिए K1940 किस में ट्रांसफॉर्म हो गया, कैल्शियम में। तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या हो गया, 1 टाइम इंक्रीज हो गया, इलेक्ट्रॉन इमिशन और एंटी न्यूट्रिनो प्लस क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसी तरह मैंने ये लिखा है हाइड्रोजन का थर्ड आइसोटोप ट्रिटियम, इसका न्यूक्लियस ट्राइटॉन H13, ये भी अनस्टेबल है। क्यों, प्रोटॉन 1 है और इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं, 3 - 1 2, न्यूट्रॉन ज्यादा हो गया ना, न्यूट्रॉन रिच न्यूक्लियाई हो गया। तो ये किस में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, हीलियम 23 में।
और साथ में आपको क्या दे रहा है, बीटा नेगेटिव और एंटी न्यूट्रिनो। तो देखिए चार्ज नंबर 1 टाइम इंक्रीज हो गया, इसमें भी न्यूट्रॉन प्रोटॉन में डिके हो रहा है। एक और बोरान 512, बोरान 512, प्रोटॉन 5 है और न्यूट्रॉन 12 - 5 7 है, फिर न्यूट्रॉन रिच न्यूक्लियाई, तो ये भी बोरान किस में कन्वर्ट हो रहा है, C612 में। तो आपको बाज़ औक़ात ये जो MCQs आता है वो लिखेगा बोरान 512 ट्रांसफॉर्म इनटू, इधर एक बॉक्स पड़ा हुआ होगा और आगे बीटा नेगेटिव। तो आपने कहाँ से गेस करना है कि इधर मिसिंग एलिमेंट कौन सा है, आपने देखना है बीटा नेगेटिव। बीटा नेगेटिव का मैंने अभी बताया कि न्यूट्रॉन रिच न्यूक्लियाई जो है वो बीटा नेगेटिव एमिशन देती हैं। तो न्यूट्रॉन रिच में क्या होता है, न्यूट्रॉन अपना कैरेक्टर चेंज करता है, प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है। तो आपने क्या ढूंढना है, इधर बोरान था, ऊपर 12 ही रहेगा मास नंबर, तो आपने देख लिया इधर 5 है, तो 5 के बाद वाला एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 6 हो वो कौन सा है, कार्बन 612। आप फौरन ढूंढ लोगे। सम टाइम वो इधर बॉक्स डाल देता है, यहां से 612 है, तो ये जो बॉक्स होगा ये क्या होगा, बीटा नेगेटिव रेज होगा। और सम टाइम इधर बॉक्स डाल देता है, एंटी न्यूट्रिनो होगा। तो ये बहुत ही अच्छा है, लॉजिक है, ज़रा सा इसके ऊपर थोड़ी सी जो है ना तवज्जो देनी है। ये तो था फर्स्ट जिसमें मैंने कहा न्यूट्रॉन रिच न्यूक्लियाई प्रोटॉन में डिकी होती हैं। अब आते हैं प्रोटॉन रिच न्यूक्लियाई न्यूट्रॉन में जब डिकी होती हैं, यानी ये दूसरा प्रोसेस कि अगर न्यूक्लियाई XAZ हो, एटॉमिक नंबर 1 टाइम डिक्रीज हो जाए, 7 पॉजिट्रॉन एमिशन हो, तो क्या होगा। तो इसकी एग्जांपल देखें, कार्बन का एक और आइसोटोप C611, C611, तो C611 देखें आगे किसमें कन्वर्ट हो रहा है, बोरान में, बोरान 511 और पॉजिट्रॉन एमिशन प्लस न्यूट्रिनो और प्लस Q अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो देखिए एटॉमिक नंबर 6, प्रोटॉन कितने हैं 6, न्यूट्रॉन 11 - 6 5, तो ये कौन सा न्यूक्लियाई हुआ, प्रोटॉन रिच न्यूक्लियाई। तो प्रोटॉन रिच न्यूक्लियाई किस में डिके होगा, पॉजिट्रॉन एमिशन में। प्रोटॉन रिच न्यूक्लियाई डिके इनटू पॉजिट्रॉन एमिशन, प्रोटॉन से पॉजिट्रॉन। तो जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में डिके होगा तो चार्ज नंबर क्या हो जाएगा, 1 टाइम रिड्यूस्ड होगा। देखें चार्ज 6 था, रिड्यूस्ड होके क्या होगा 5, तो 5 वाला क्या है, बोरान है। तो प्लस बीटा पॉजिटिव और न्यूट्रिनो और Q अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसी तरह ऑक्सीजन आपकी देखें, हमारे एयर में ऑक्सीजन कितनी मिकदार में है, 21%। तो ऑक्सीजन का ये वाला आइसोटोप O815, प्रोटॉन 8, न्यूट्रॉन 15 - 8 7, तो ये प्रोटॉन रिच हो गया, तो ये भी पॉजिट्रॉन में एमिट होगा, चार्ज नंबर 1 टाइम रिड्यूस। अब आपको अंडरस्टूड इल्म होना चाहिए कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, जब 1 टाइम रिड्यूस्ड होगा तो क्या मिलेगा, नाइट्रोजन 7 15 प्लस न्यूट्रिनो प्लस Q। इसी तरह यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिखी है, बेरिलियम 4 7, तो ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिथियम 3 7 प्लस इलेक्ट्रॉन एमिशन प्लस एंटी न्यूट्रिनो। ये गलत तो नहीं हो गया, ये दूसरे वाला आ गया, ये ऊपर वाली सीरीज आ गई, तो हम ये वाली लिख रहे हैं, वो ऑलरेडी हमने कर दिया है। अच्छा ये बीटा, क्योंकि ये चार्ज नंबर क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है, तो ये बीटा पॉजिटिव है और ये न्यूट्रिनो है, ये आ जाएगा। अब हम आते हैं कि ये जो एनर्जी स्पेक्ट्रम था, इसमें ये छोटे से जो कान बने हुए हैं, पीक्स बनी हुई हैं, ये बेसिकली क्या है, तो ज़रा तो जो देनी है, बड़ा इंटरेस्टिंग काम है। यहाँ पर मैंने अभी आपको कहा कि जो पेरेंट्स न्यूक्लियस है बीटा एमिशन में, इससे जो बीटा पार्टिकल एमिट होता है, इसकी डिस्क्रीट एनर्जी नहीं होती है, फिक्स नहीं होती है, लाइक अल्फा पार्टिकल कॉन्टीन्यूस होती है। क्या इल्म किस वक्त प्रोटॉन न्यूट्रॉन में डिके हो जाए और किस वक्त न्यूट्रॉन प्रोटॉन में डिके हो जाए, ये ट्रांसफॉर्म होते रहते हैं, और उस वक्त बीटा एमिशन की बर्थ स्टार्ट होती है। तो पता ये चले इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस बीटा की नहीं है न्यूक्लियस के अंदर, ये ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसमुटेशन प्रोसेस है, एलिमेंट ट्रांसमुटेट हो रहे हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि जब कोई पेरेंट न्यूक्लियस बीटा पॉजिटिव या बीटा नेगेटिव रेज एमिट करता है, तो वो पेरेंट न्यूक्लियस आफ्टर बीटा एमिशन अपनी एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। तो जो दें न्यूक्लियस के अंदर अकॉर्डिंग टू शेल मॉडल ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस डिफरेंट पर्टिकुलर शेल्स हैं, कि जब कोई रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई बीटा एमिशन प्रोसेस करता है, आफ्टर बीटा एमिशन प्रोसेस वो पेरेंट न्यूक्लियस अपनी एक्साइटेड स्टेट में होता है। जिस तरह एटम एक्साइटेड स्टेट में हो, तो वो जब डी एक्साइट होता है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जब वो डी एक्साइट होता है, इट विल इमिट गैमा रे फोटॉन करेगा ना। तो सेम न्यूक्लियस के अंदर भी ये होगा कि बीटा एमिशन के बाद एक्साइटेड न्यूक्लियस जब ग्राउंड स्टेट में जाता है,
तो एज ए रिजल्ट गैमा रे फोटॉन एमिट करता है, गैमा रे फोटॉन। अब ये गैमा रे न्यूक्लियस से एमिट होगी, ये गैमा रे फोटॉन जब न्यूक्लियस से एमिट होके बाहर आएगा तो है तो ये किसी एटम का न्यूक्लियस एमिट कर रहे हैं ना। हम जिस एटम्स को स्टडी कर रहे हैं, लेट्स सपोज ये कैल्शियम कार्बन है C614, कार्बन का जो एटम्स होगा बाहर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन भी तो होंगे ना। न्यूक्लियस से गैमा रे फोटॉन एमिट होके बाहर आया, ये गैमा रे फोटॉन जब न्यूक्लियस की हदूद से बाहर आएगा तो जो ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन होंगे किसी ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, नॉक ऑफ कर देगा, यानी अपने साथ ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन को भी बाहर निकाल देगा। इस प्रोसेस को कहते हैं इंटरनल कन्वर्जन इलेक्ट्रॉन्स, इंटरनल कन्वर्जन इलेक्ट्रॉन। और जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट से अलाउड स्टेट से पर्टिकुलर एनर्जी डिस्क्रीट स्टेट से एमिट होता है तो उसकी एनर्जी क्या होती है, क्वांटाइज्ड होती है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन जो है पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट में एक फिक्स एनर्जी के साथ रिवॉल्व कर रहा है अकॉर्डिंग टू बोर एटॉमिक थ्योरी। तो वो इलेक्ट्रॉन अगर लेट्स सपोज K शेल, M शेल, L शेल, M शेल या N शेल से एमिट होता है तो उसकी एनर्जी क्या होगी, डिस्क्रीट होगी। ये एनर्जी सुपर इम्पोज्ड हो जाएगी, ओवरलैप हो जाएगी कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम के ऊपर। तो ये जो छोटे छोटे डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं, पीक्स नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली क्या हुआ है, वो एक्साइटेड न्यूक्लियस जो ग्राउंड स्टेट में आए, गैमा रे फोटॉन एमिट किया, गैमा रे न्यूक्लियस से बाहर आया और ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया। उन ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन की वजह से जो फिक्स एनर्जी है ये इस कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम के ऊपर क्या हो गई है, सुपर इम्पोज हो गई है। दिस इज इंटरनल कन्वर्जन इलेक्ट्रॉन प्रोसेस। एक चीज़ ये होगी। एक और बड़ी पाई की बात है, जाते जाते दो किस्म के बीटा डिके आपने पढ़े, इलेक्ट्रॉन एमिशन एंड पॉजिट्रॉन एमिशन। एक तीसरा भी है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट कैप्चरिंग प्रोसेस। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट कैप्चरिंग प्रोसेस ये होगा कि लेट्स सपोज किसी रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई से इलेक्ट्रॉन एमिशन होता है, यानी बीटा नेगेटिव रेज एमिट होती है। क्योंकि बीटा नेगेटिव रेज, अभी मैंने बताया कि ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है, इसकी प्रॉपर्टीज जो है ना, इसका चार्ज, इसका मास इलेक्ट्रॉन के इक्वल है। ये इलेक्ट्रॉन हो गया, यही कार्बन का न्यूक्लियस जो है ना, जब ये इलेक्ट्रॉन एमिट करता है तो ये न्यूक्लियस से एमिट होके आ रहा है। तो जिस एटम के न्यूक्लियस से एमिट होके आ रहा है उस एटम के ऑर्बिट में किसी जगह पर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो वो ऑर्बिट क्या करेगा, वो तलाश में होगा कि ये शिकार बाहर आ रहा है तो वो अपने ऑर्बिट को क्या करेगा, कंप्लीट कर लेगा। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट कैप्चरिंग प्रोसेस। तो ये पॉसिबिलिटीज भी है, प्रोबेबिलिटी है, तो कई रिएक्शन में ये भी देखा गया है। तो इस तरह बीटा डिके तीन तरह का हो गया। इलेक्ट्रॉन एमिशन, इलेक्ट्रॉन एमिशन बेसिकली क्या चीज़ है, अभी मैंने कहा था डिके ऑफ न्यूट्रॉन इनटू प्रोटॉन। पॉजिट्रॉन एमिशन, डिके ऑफ प्रोटॉन इनटू न्यूट्रॉन। और तीसरा क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट कैप्चरिंग प्रोसेस जो है। तो इस तरह रेडियो एक्टिविटी हमें एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का टूल ये बता रही है कि ट्रांसमुटेशन ऑफ वन एलिमेंट इनटू अदर एलिमेंट। तो इन एग्जांपल को देख के मेरे ख्याल में आपके लिए बीटा डिके प्रोसेस को समझना आसान होगा। आने वाले लेक्चर में हम फर्मी की थ्योरी को पढ़ेंगे, फर्मी थ्योरी ऑफ बीटा डिके, ये बेसिकली क्या थी। तो सी यू।